हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज भारतीय संविधान की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आप घर पे बैठे आराम से अपनी किताब खोलकर इसको साथ साथ वीडियो को देखते रहें। कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा जो आप नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट चीज़ तो यह है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता ही क्यों है। ये 11th की किताब है। किताब का नाम है कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। मेन चीज, संविधान जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बना था तो आप राज्यसभा टीवी के बहुत सारे राज्यसभा टीवी पर करीब 11 की वीडियो है, वो देखना तो आप इसके बहुत सारी चीज़ें देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। कैसे? संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सोचिए, एक भारतीय समाज की हम बात करते हैं। भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, प्रजाति के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अलग अलग परंपरा है, रीति रिवाज है, सब कुछ भिन्नता आपको देखने में मिलेगी। उनकी भाषाएं अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। तो अब जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होगा तो एक समुदाय अपनी ही बातों को सही मानेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? एक सबसे बुनियादी नियम का एक समूह बना देना चाहिए जिस पर लगभग सभी समुदाय एक सहमत रहे और सभी समुदाय के सदस्य उस नियम का पालन करने के लिए अपनी कर्तव्य समझें। ये आप किताब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आपको एक सीखनी बात जरूरी है कि प्रश्न ये खड़ा होता है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? तो फिर सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। जैसे आप सोचिए, एक व्यक्ति जो नियम बनाना चाहता है वो दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं है, दूसरा व्यक्ति जो नियम बनाता है वो पहले वाले व्यक्ति को पसंद नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? इस विवाद को कैसे सुलझाएं? तो सबसे बड़ी बात कि वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान ये तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे आप सोचिए, अगर राजतंत्र होता तो राजा, जैसे चाइना में, रूस में पहले जो साम्यवादी शासन था रूस में, और वर्तमान चाइना में एक पार्टी शासन है, तो वहाँ उस एक पार्टी के मेंबर ही, और जहाँ लोकतंत्र हैं तो वहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या जनता खुद। जैसे प्राचीन यूनान की पद्धति में हम देखते हैं, प्राचीन यूनानी नगर राज्य में, तो आपको वहाँ प्रत्येक व्यक्ति संविधान मतलब नियम, बुनियादी नियम बनाने में पार्टिसिपेट होता था। ठीक है ना। दूसरा, स्विट्जरलैंड के कुछ टेरिटरी में आज भी ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। पर जब बड़ा देश हो, बड़ी जनसंख्या हो, तो फिर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक संसद का गठन करते हैं, एक विधानसभा का गठन करते हैं, और उसको हम ये बताते हैं, हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाओं के अनुसार वो नियम बनाते हैं। ये भी बात संविधान तय करता है। तो क्या बात समझ में आई? बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि संविधान का दूसरा काम ये है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करेगा
कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब सोचिए, सरकार निरंकुश हो जाए तो सरकार बना दी, पर सरकार निरंकुश हो जाए तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि सरकार किसी को संपत्ति से वंचित कर दे, किसी को मनमानी तरीके से गिरफ्तार कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी संविधान का तीसरा काम यह है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में वर्णन है, ठीक है। इस सब के अतिरिक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मूल अधिकार सरकार पर अंकुश लगाते हैं, यानी कि सरकार अन्यायपूर्ण कानून नहीं बना सकती, सरकार किसी के हितों की अवहेलना नहीं कर सकती। क्यों? संविधान के प्रदत्त है ये मूल अधिकार। तो संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित भी करता है, और सबसे सीमित करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिया जाए। नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिया जाए, कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं कुछ को प्रदान कर दी जाए। फिर हमारा जो संविधान है या कोई भी संविधान हो, संविधान एक्चुअली में विधान से थोड़ा बढ़कर है। संविधान विधान से बढ़कर थोड़ा बढ़कर है। तो हमारा जो संविधान है, तो संविधान का चौथा काम है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब आप खुद सोचिए, हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 एक नहीं है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, जिसमें रिजर्वेशन की बात है, वो सारी की सारी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हुआ है। छुआछूत का अंत न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हुआ है, ठीक है ना। और फिर हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट झलकती है हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं। अब खुद सोचिए आप कि एक्चुअली में आप सोचिए कि नहीं कि एक नागरिक समाज जिसमें बिना किसी भेदभाव के एक मौलिक रूप से सबको सामान्य स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती रहे, परंतु उन सामान्य स्वतंत्रता का उपभोग करने के लायक व्यक्ति बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को इसके लिए प्रिपेयर करें कि वो उन स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। इसके लिए हमारे नीति निर्देशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं। यानी कि आप यूं समझ लो कि हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे समाज की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। फिर सरकार संविधान कुछ और बातें तय करता है कि संविधान एक्चुअली में भेदभाव को नकारता है, परंतु भेदभाव गहरा है। जैसे कि भारत में जातीय समाज, हमारा भारतीय समाज जाति वर्ग की संरचना में डला हुआ है, जिसमें ऊंच नीच और सारी सब कुछ इसी के अनुसार डिसाइड होता है। तो जो दलित समाज हैं उनको ऊपर लाने के लिए तो एक सकारात्मक भेदभाव करने की सुझाव भी हमारा संविधान देता है। यही तो हमारी समाज की आकांक्षा है, अपेक्षा है। यानी कि अब संविधान ऐसे समाज बनाने के लिए सरकार को सक्षम बनाना भी जरूरी है, ये संविधान ही इजाजत देता है। आप खुद सोचिए कि
हमारे संविधान ने संपत्ति का मौलिक अधिकार दे रखा था। भूमि सुधारा संबंधी कानून को लागू करने के लिए संपत्ति संबंधी अधिकार कानून आड़े आ रहा था। उसी संविधान ने भारतीय संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया और संपत्ति के अधिकार को हटवा दिया। तो यानी कि हमारा संविधान सरकार को इतना समर्थ भी बनाता है कि ताकि समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके। अब आप खुद सोचिए, दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव था, वो कहाँ तक जायज था? ठीक है ना। जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में क्रांति हुई और नया कॉन्स्टिट्यूशंस बना, तब सरकार को सक्षम बनाया कि नस्ली आधार पर भेदभाव को नाजायज ठहराएं। चलिए नेक्स्ट, अब दूसरी चीज आपको थोड़ा सा एक और चीज, लास्ट बात जो आपको समझनी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो हमारे राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान को निर्धारित करता है, यानी कि सब जगह पर लागू होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रेम्बल जो है स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। एक राष्ट्रीय की बुनियादी पहचान को इंडिकेट करता है। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासिता में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती थी, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम में, अब शायद ये संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है ना। अब दूसरा, एक थोड़ी सी बात और, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की भी विशेषता है। ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। चलिए, आप यूं समझ लीजिए कि हमारा अब जो चीज हमने अभी तक तय की है कि संविधान होता क्या है, उसके बारे में हमने एक चर्चा की थी छोटी सी।